हेलो गाइस। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, है ना। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों चल रहा था। आरबीआई ने ना ट्रांसफ़र किया है ₹2.69 लाख करोड़ सरप्लस टू सेंटर। द ट्रांसफरेबल surplus for 24-25 has been arrived at on the basis of revised economic capital framework as approved by central board. Okay, तो 2.69 लाख करोड़ सरप्लस जो है सेंटर को ट्रांसफ़र किया गया आरबीआई के द्वारा। किसके बेसिस पे? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के बेसिस पे। अब ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क होता क्या है, ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे कि आरबीआई का सोर्स ऑफ इनकम क्या है ना। आरबीआई का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो आरबीआई कहाँ से इनकम जनरेट कर पाती है? एक तो आरबीआई इंटरेस्ट लेती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे आरबीआई इन्वेस्ट करती है उसमें से वो इंटरेस्ट कमाती है, ठीक है, वो उनका इनकम होता है। फिर दूसरा होता है कि आरबीआई जो है वो आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के द्वारा, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, है ना। जैसे कि रेपो रेट में जो बैंक्स होती हैं जिनको लोन देती है शॉर्ट टर्म पे आरबीआई, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आरबीआई को, है ना, क्योंकि वो लोन ले रहे होते हैं, तो इसीलिए उसके थ्रू भी आरबीआई कमाती है ना। फिर आपका लोन्स तो हुआ ही, है ना, और उसके बाद सिग्नोरेज, ये क्या है कि ये प्रॉफिट होता है करेंसी प्रिंटिंग पे, है ना। जो भी आरबीआई प्रिंट करती है करेंसी, उसमें तो ज़्यादा पैसे लगते नहीं आरबीआई को करेंसी प्रिंट करने में, लेकिन जो उसका रियल वैल्यू मार्केट में आने के बाद होता है, जैसे 500 रुपये है ना। तो 500 रुपये को जब आरबीआई प्रिंट करती है तो उसका तो प्रिंट करने में मान लीजिए मैक्सिमम 5 रुपया या 6 रुपया लगा होगा, लेकिन उसका 500 रुपया का जो असली वैल्यू हो तो 500 ही होता है ना। तो 500 में से 5 माइनस कर दीजिए, जो 5 रुपया लगा उसको प्रिंट करवाने में, तो कितना बचा? 495 रुपीज़ बचा ना। वो बेनिफिट क्या कहलाएगा? सिग्न्योरेंस कहला जाएगा, है ना। तो ये जो होता है ना, ये इसी पे जो प्रॉफिट अर्न करती है उसी को हम कहते हैं। और इंटरेस्ट जो अर्न होता है फॉरेन करेंसी के पे इन्वेस्ट करने पे, है ना, तो वो जो इंडिया होती है ना, इंडिया जो है वो अपना रिज़र्व, फॉरेन करेंसी रिज़र्व, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, गोल्ड या फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड, है ना, इसमें रखती है। लेकिन आरबीआई क्या करती है ना, इसको इन्वेस्ट कर देती है दूसरे कंट्री के एसेट्स में और उससे इंटरेस्ट कमाती है ना। जैसे आरबीआई होल्ड करती है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड को, तो यूएस गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी आरबीआई को। तो इस तरह से ना आरबीआई अपना इनकम अर्न करती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि आरबीआई इनकम कैसे अर्न करती है ना। अब इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। चलिए, अब इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो इसको अडॉप्ट किया गया था आरबीआई द्वारा 2019 में, है ना। और ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ? बिमल जलान कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और ईसीएफ है क्या? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है क्या? ये एक इंटीग्रल पार्ट है आपका एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का, जो कि 2012 में आरबीआई ने स्टार्ट किया था। तो हुआ क्या था कि आरबीआई ना ये इंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करती है। ये पूरे आरबीआई का जितना भी रिस्क मैनेजमेंट है उसको हैंडल करता है, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे वो साइबर थ्रेट से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑपरेशनल थ्रेट से रिलेटेड हो। जैसे साइबर थ्रेट में अगर कोई हैकर है जो कि स्टील करना चाहता है डेटा को, है ना, उसको देखती है। या कोई प्रिंटिंग प्रेस है, उसके पास पेपर नहीं है करेंसी प्रिंट करने का, तो ऑपरेशनल थ्रेट अराइज हो सकता है, तो वो देखती है। फाइनेंशियल थ्रेट देखती है कि कहीं इंडियन रुपीज़ अपना वैल्यू तो नहीं लूज़ कर रही है ना। तो ये सारा चीज़ जो भी थ्रेट होता है, ये पूरे ओवरऑल इसको मैनेज करने वाला कौन है? इंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट। ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें मैनेज होती है ना। अब उसी के अंदर आता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जो कि देखता है कि ये सब रिस्क को मैनेज करने के बाद कितना एग्जैक्टली अमाउंट चाहिए जो कि हमको इमरजेंसी
अकाउंट में रखना है आरबीआई को, और कितना आरबीआई को एज अ प्रॉफिट गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंदर आता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, ईसीएफ प्रोवाइड्स अ मेथडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क प्रोविजंस एंड प्रॉफिट्स। और ये मेंशन कहाँ है कि कितना रिस्क को मैनेज करने के लिए रखना, कितना प्रॉफिट देना है, ये मेंशन है सेक्शन 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 में। इसमें ये नहीं बताया कि कितना प्रॉफिट देना है, अमाउंट नहीं बताया, बस इतना बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है गवर्नमेंट को प्रॉफिट आरबीआई को। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट क्या होता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का, है ना। तो इसका कंपोनेंट है एक रियलाइज्ड इक्विटी। ये रियलाइज्ड इक्विटी ये होता है कि जो आरबीआई का जो मनी है, जो आरबीआई एक्चुअली ओन करती है। ठीक है, आरबीआई जो है एक्चुअली ओन्स इट, है ना। ये आरबीआई का एक्चुअली हार्ड कैश शेविंग होता है, जो कि प्रॉफिट से आरबीआई अर्न करती है, बहुत साल के प्रॉफिट से। इट्स अ रियलाइज्ड इक्विटी ना। रियलाइज्ड का मतलब हुआ कि ये और आरबीआई के पास अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, एक आरबीआई का खुद का कैपिटल, जो कि आरबीआई का बेसिक स्टार्टिंग मनी था जब आरबीआई शुरू हुई थी। एक रिज़र्व फंड आता है जो कि सेव्ड प्रॉफिट है, बहुत सालों से जो आरबीआई प्रॉफिट सेव कर रही है वो। तीसरा आता है कंटिंजेंसी फंड, जो कि आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ हो, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसा कोई क्राइसिस आ गया तो उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए है। और एक है एसेट डेवलपमेंट फंड की आरबीआई जो है अपने डेवलपमेंट के लिए, है ना, वो रखती है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो भी सारा डेवलपमेंट होता है उसके लिए एसेट डेवलपमेंट फंड होता है। ठीक है, अब ये हो गया। इसी के अंदर आता है एक कंटिंजेंसी रिस्क बफर, है ना, कंपोनेंट ऑफ आरबीआई's रियलाइज्ड इक्विटी टू प्रोवाइड फॉर मॉनिटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क। वही कि मतलब अगर कोई भी ऐसा आपातकालीन स्थिति हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, कोई फाइनेंशियल रिस्क आ गया, ऑपरेशनल रिस्क आ गया, क्रेडिट रिस्क आ गया, तो इसमें इसको यूज़ किया जा सके, इसके जो मनी है उसको यूज़ किया जा सके। तो इसी के लिए कंटिजेंसी फंड होता है ना, जिसमें रखा जाता है इसके लिए पैसा, ताकि जो भी इमरजेंसी सिचुएशन हो उसको इस पैसे का इस्तेमाल करके ठीक किया जा सके। और इस पैसे को तभी इस्तेमाल किया जाता है जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, ऐसे इस पैसे को आरबीआई नहीं छूती है। ठीक है, अब फिर रीवैल्यूएशन क्या होता है, तो ये कोई हार्ड कैश पैसा नहीं है जो आरबीआई के पास अवेलेबल है। ये ना आपका जैसे गोल्ड का अमाउंट में अचानक से बहुत उछाल हो, या फॉरेन करेंसी या गवर्नमेंट बॉन्ड में, ये सब में आप अचानक से उछाल देख रहे हो, तो ये एक्सचेंज रेट के जो मूवमेंट की वजह से गोल्ड का दाम बढ़ना या इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएट करना, इससे क्या होता है ना, एसेट का वैल्यू ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो मान लो कि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो इससे आरबीआई पेपर पे तो बहुत अमीर दिखेगी कि हाँ आरबीआई बहुत प्रॉफिट कमाई है ना अपने गोल्ड पे, लेकिन वो अनरियलाइज्ड गेन है, क्योंकि वो प्रॉफिट सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करता है। आरबीआई ने अभी तक अपने गोल्ड को सेल नहीं किया है। ठीक है, अगर आरबीआई अपने गोल्ड को सेल करके प्रॉफिट कमा लेती तब वो प्रॉफिट आरबीआई का होता, लेकिन आरबीआई का वो सिर्फ पेपर पे प्रॉफिट है, आरबीआई ने उसको सेल नहीं किया है। इसीलिए आरबीआई ये पैसे को ना गवर्नमेंट को नहीं दे सकती है, क्योंकि ये कभी भी वैनिश हो सकता है टुमारो, है ना। तो इसीलिए इसको आरबीआई अपने पास ही रखती है ना। तो ईसीएफ क्या बोलता है, एक समरी मैं आपको दे देती हूँ। ईसीएफ यही बोलता है कि आरबीआई के पास ना इतना रियलाइज्ड इक्विटी हो प्लस रीवैल्यूएशन बैलेंस हो कि वो अपने ना फाइनेंसेस को अच्छे से हैंडल कर सके, फाइनेंशियली रॉक सॉलिड हो, ताकि उसको आगे चल के कोई भी सिचुएशन अराइज हो तो उसे वो आराम से हैंडल कर सके। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना वो गवर्नमेंट को दे दे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। सो थैंक यू गाइज़।